नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी शिक्षा संसार में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुबाइयाँ जिसको लिखा है फिराक गोरखपुरी ने। रुबाई के बारे में जानने से पहले, इस छंद के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। रचनाएं गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। काव्यगत विशेषताएं: उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषय से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। भाषा शैली: उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। तो बच्चों, इनकी रुबाइयाँ पढ़ने से पहले एक दो शेर फिराक गोरखपुरी के हम जान लेते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है फिराक गोरखपुरी का: खैर हमसे क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो बेवफाई की। और एक शेर हमारी यहाँ सबसे पहले स्लाइड में भी लिखा हुआ है: तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तो बहुत शेर व शायरी भी इन्होंने लिखी है, गज़ल भी लिखी है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनकी रुबाइयाँ। बच्चों, रुबाइयाँ उर्दू फारसी का एक छंद है, एक लेखन शैली है। ये 4 पंक्तियों का छंद होता है। जैसे इसमें हम जो सबसे पहले इनकी रुबाई है, इसमें हम सामने देख रहे हैं 4 पंक्तियों का छंद होता है और इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में काफिया मिलाया जाता है। काफिया मतलब तुक मिलाया जाता है। और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। जैसे टुकड़े को खड़ी, लास्ट में क्या है? खड़ी। दूसरी पंक्ति में भरी, तीसरी में हंसी। ई की मात्रा से जो है, चौथी में हंसी, ई की मात्रा से अंत हो रहा है, तुक मिलाया गया है। लेकिन जो तीसरी पंक्ति है देती है, वहाँ तुक नहीं है। तो यही इस छंद की विशेषता है कि इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ वात्सल्य रस से युक्त है। आपने 10वीं क्लास में वात्सल्य रस के बारे में पढ़ा है, जिसमें माता पिता और बच्चे के स्नेह का
भाव होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो वात्सल्य रस से युक्त हैं। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ भी नज़र आएंगी और माँ और बेटे के कुछ मनमोहक अदाएँ और अंत में एक रक्षाबंधन जिसमें भाई और बहन के प्रेम का दृश्य भी प्रस्तुत किया गया है, वो सब हमें नज़र आएगा। और अधिकतर फिराक गोरखपुरी की ये जो रुबाइयाँ हम पढ़ेंगे इसमें घरेलू दृश्य हम सबके सामने नज़र आएंगे और इसमें भी इनकी जो भाषा है वो हिंदी का ही एक घरेलू रूप है। सूरदास की याद आती है जब हम इनके वात्सल्य रस का पढ़ते हैं, जैसे मुझे चांद चाहिए मैयारी मैं चंद खिलौनों ले हूँ। सूरदास के ये बिंब आज भी हम सबको बहला जाते हैं। और ऐसे ही फिराक गोरखपुरी ने भी कुछ वर्णन अपनी रुबाइयों में भी किया है। बच्चे को लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसों में कंघी करना, जिदियाया बालक, ये सब विलक्षण प्रयोग हैं। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम पढ़ते हैं इनकी पहली रुबाई। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो शायर ने यहाँ पर लोक जीवन से जुड़े हुए कुछ पारंपरिक और घरेलू दृश्यों को अपनी शायरी में पेश किया है। चांद के टुकड़े अर्थात बच्चे को गोद भरी, बच्चे की माता लोका देती है मतलब उछाल देती है, लोक भाषा का शब्द है। तो शायर कहता है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, एक माँ अपने प्यारे से बच्चे को जिसको वो चांद का टुकड़ा कहती है उसे लेकर आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कभी माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है और जब बच्चा हवा में उछलता है तो वो खिलखिलाकर हंसने लगता है और उसकी हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता है। तो यहाँ पर घरेलू दृश्य बिंब है। पद लालित्य अर्थात इसका शिल्प पक्ष वात्सल्य रस है। दृश्य बिंबों से शायरी भरी पड़ी है, जैसे हाथों पे झुलाती है, हवा में जो लोका देती है, खिलखिलाते बच्चे की हंसी, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, रूपक अलंकार बच्चे के लिए ना चांद के टुकड़ा। चांद के टुकड़े में मुहावरा प्रयोग भी है, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोक भाषा है। रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। अब अर्थ ग्रहण मूल्यांकन कि आपको कितना इसका अर्थ समझ में आया। कवि ने चांद का टुकड़ा किसे कहा है और क्यों? तो आप जान गए होंगे, चांद का टुकड़ा माँ की गोद में खेल रहे बच्चे को कहा है क्योंकि बच्चा चांद के समान सुंदर है। माँ के लिए कविता में किस शब्द का प्रयोग हुआ है और क्यों? तो आया है ना इसमें, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, क्योंकि बच्चे के आने से माँ की गोद भर जाती है, इसलिए माँ के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है गोद भरी। बच्चे की हंसी का कारण क्या है और उसके गूंजने से क्या तात्पर्य है? जब माँ बच्चे को हवा में उछालती है तो बच्चा हंसता है। गूंजना मतलब उसकी हंसी से पूरा आंगन गुंजायमान हो जाता है, बच्चा खुश होकर हंसता है। काव्यांश के भाव को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए कि माँ अपने चांद जैसे सुंदर संतान को गोद में ले खड़ी है, वह उसे अपने हाथों पर झुलाती हुई हवा में उछाल देती है और इससे बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। दूसरी रुबाई। नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। निर्मल मतलब साफ, गेसु उर्दू का शब्द है, बालों, पिन्हाती पहनाती है। तो यहाँ जो है ये भी माँ और बच्चे से संबंधित एक घरेलू दृश्य यहाँ प्रस्तुत हुआ है कि माँ ने अपने बच्चे को साफ स्वच्छ निर्मल पानी से नहला दिया है
छलका छलका कर नहलाया है, उलझे हुए गेसों में कंघी करके। फिर अपने बच्चे के उलझे हुए बालों में कंघी करती है माँ। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिनहाती कपड़े। और जब माँ अपने बच्चों को अपने दोनों घुटनों में बैठाकर उसे कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख की तरफ निहारता है। तो ये दृश्य जो है बड़े मन भावन है और इसमें माँ और बच्चे के स्नेह को दर्शाया गया है कि जब माँ अपने बच्चे को स्पर्श करती है तो बच्चा उस स्पर्श को पाकर बहुत ही अच्छा अनुभव करता है। वो अपने माँ की तरफ प्यार से देखता है और इसी से माँ और बच्चे का संबंध जो है वो प्रगाढ़ होता है और भी गहरा होता है। पद सौंदर्य वात्सल्य रस है। दृश्य बिंब उलझे हुए गेसुओं में घुटनियों में लेके है पिनहाती कपड़े। नहला के छलके छलके निर्मल जल से। अनुप्रास अलंकार और छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, रुबाई छंद का प्रयोग हुआ है। अर्थ ग्रहण मूल्यांकन। माँ बच्चे को किस प्रकार नहलाती है? माँ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है। पानी के छलकने से बच्चा प्रसन्न होता है। माँ बच्चे की कंघी कैसे करती है? उलझे हुए बालों में कंघी करती है। और बच्चा कब अपनी माँ को प्यार से देखता है? जब माँ बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चा अपनी माँ को किस प्रकार देखता है? बहुत ही प्यार से देखता है। तीसरी रुबाई है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। नरम मतलब कोमल, दमक चमक, घरौंदे घर में। तो यहाँ पर दिवाली के दृश्य को दिखाया गया है कि दिवाली की शाम है, घर पुते और सजे, घरों को पूरी तरह से रंग रोगन कर दिया गया है, सजाए गए हैं घर। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। माँ अपने नन्हे बेटे को खुश करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है और वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो इसमें क्या है कि माँ के चेहरे पर एक सौंदर्य की एक चमक है, बच्चे के प्रेम से संबंधी एक चमक है, त्योहार की चमक है। और माँ खुश होकर बच्चे के खिलौनों में भी एक दिया जला देती है। बच्चे का जो छोटा सा घर होगा खिलौनों में, उस पर भी एक दिया जलाती है जब वो पूरे घर में दिए जलाती है। अगली रुबाई है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। ठुनकना मतलब रोना, जिद आया हठी, हट पे अड़ा हुआ है। दर्पण आईना, तो यहाँ बच्चे की जिद का वर्णन किया गया है, बाल हट का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि देखो आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। बच्चा आंगन में झूठ मूठ कर रो रहा है, ठुनक रहा है, मचल रहा है। बालक तो है ही, बालक तो है ही, बालक है, उसका मन चांद लेने पर आ गया है, चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। कि माँ भी बड़ी समझदारी से बच्चे की जिद को पूरा करती है और उसके हाथ में आईना, दर्पण पकड़ा कर कहती है, देख बेटे चांद इस दर्पण में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो इसके अर्थ निकाल सकते हैं कि एक तो चांद का प्रतिबिंब माँ ने दिखा दिया है और बच्चे को खुश करती है, समझाती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि माँ के लिए उसका बेटा भी चांद का टुकड़ा ही है और उसे वो आईना दिखाकर बड़ी समझदारी से उसकी जिद पूरा करती है। तो यहाँ पर बाल हट का वर्णन किया गया है और माँ बाल हट को कैसे अपनी समझदारी से पूरा करती है। तो चलिए अर्थ ग्रहण मूल्यांकन कर लेते हैं। काव्यांश की भाषा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। काव्यांश की भाषा उर्दू हिंदी भाषा है, इसमें सरलता है, सुबोधता है और बाल मनोविज्ञान का भी सजीव चित्रण हुआ है। काव्यांश किस छंद में लिखा गया है? रुबाई छंद में। और इसकी विशेषता क्या है? पहली
दूसरी व चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। देख आईने में चांद उतर आया है, मतलब माँ की सूझबूझ का वर्णन है कि बच्चे की जिद को आईने में चांद को दिखाकर पूरा करती है। तो यहाँ ग्रामीण संस्कृति भी साकार हो उठी है। अंतिम रुबाई है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो यहाँ भाई बहन के प्रेम के दृश्य जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो कहते हैं आज रक्षाबंधन का सुबह है, रस की पुतली मतलब आनंद की सुबह है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई की है बांधती चमकती राखी। और बहन जो है अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रही है और उसकी राखी के लच्छे उसी तरह चमक रहे हैं जैसे आसमान में बिजली चमकती है, काली घटाओं में बिजली चमकती है। तो भाई और बहन दोनों आनंद में डूबे हुए हैं। तो यहाँ भाई बहन के सुंदर प्रेम का वर्णन किया गया है। शांत रस है, दृश्य बिंब है, छाई है घटा, भाई की है बांधती चमकती राखी, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, उपमा अलंकार, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, उर्दू हिंदी से मिलकर बनी हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग हुआ है और रुबाई छंद का प्रयोग है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।